हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी में। तो दोस्तों, आज की हिंदी क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्वरों के प्रकार। तो दोस्तों, पहली क्लास में हमने पढ़ा था वर्ण विचार, ध्वनि, वर्ण, शब्द तथा वाक्य के बारे में। यदि आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए। दोस्तों, हम थोड़ा सा यहाँ पर बता दें कि हमने पिछली क्लास में वर्ण पढ़ा जो क्या होता है। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होते हैं, और वर्ण के दो भाग होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, या फिर ये कहें कि जिनके बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर कहलाते हैं। और जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, या फिर जो स्वतंत्र नहीं होते उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वरों के प्रकार। तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के तीन प्रकार होते हैं। पहला है मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो दोस्तों, मूल स्वर वो है जो कि मूल रूप में मौजूद होते हैं, जिस प्रकार से अ, ए, उ और रे। तो दोस्तों, ये वो स्वर हैं जो कि मूल स्वर हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती है उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं, और इनके उच्चारण में भी बहुत ही कम समय लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आगे की हम बात करें संधि स्वर की। तो दोस्तों, संधि स्वर जो हैं कुल 7 होते हैं। आ, ई, ओ, ए, ओ, औ। दोस्तों, संधि स्वर को भी हम आगे डिस्क्राइब करते हैं दो भागों में, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब तीसरा जो होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पर प्लुत स्वर। तो दोस्तों, प्लुत स्वर क्या चीज़ है? तो दोस्तों, इस प्लुत स्वर से पहले हम संधि स्वर को देखें जरा। तो संधि स्वर जो होते हैं उनको पढ़ने में मूल स्वर से अधिक समय लगता है, और प्लुत स्वर को पढ़ने में संधि स्वर से भी अधिक समय लगता है, या फिर ये कहें कि हम 3 गुना समय लेते हैं। और प्लुत स्वर वो होते हैं जिस प्रकार से हम किसी को पुकार रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं या चिल्ला रहे हैं। तो हम जैसे मान लीजिए हमने कहा राम, मतलब उसको आवाज़ दिया हमने, तो यहाँ पर राम इसको लंबा खींचते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो बीच में ये 3 मात्राएं होती हैं, इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो दोस्तों, मूल स्वर होते हैं एक मात्रिक स्वर होते हैं, संधि स्वर द्विमात्रिक स्वर होते हैं, और प्लुत स्वर होते हैं वो त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। जिस प्रकार से राम और ओम, तो दोस्तों ये सब प्लुत स्वर के हैं। तो दोस्तों, आगे हम पढ़ लेते हैं इनको थोड़ा सा। और अभी हमने पढ़ा मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। अब दोस्तों, यहाँ पर संधि स्वर में ये दीर्घ स्वर होते हैं और ये संयुक्त स्वर होते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो दोस्तों, दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर क्या है दोस्तों? मूल स्वरों को ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यहाँ पर संधि स्वर जो हैं, ये जो 7 संधि स्वर दे रखे हैं दोस्तों, इन 7 संधि स्वरों में से दीर्घ स्वर कौन से हैं? जैसे आ, ई, उ, ये हुए दोस्तों दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में अधिक समय लग रहा है। और दोस्तों, ये होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वो होते हैं जिनको बनाने के लिए 2 स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, या फिर ये कहते हैं 2 स्वरों के संयोग से बने हुए स्वर जो होते हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम। मूल स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं और उन्हीं को ह्रस्व स्वर कहते हैं। दोस्तों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि मूल स्वर कौन से हैं, या लघु स्वर कौन से हैं, या ह्रस्व स्वर कौन से हैं। तो दोस्तों, ये सब एक ही के नाम है, मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। लघु स्वर का मतलब है जिनमें जो छोटे होते हैं, या फिर जो मूल होते हैं, जिनमें एक मात्रिक स्वर होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार, मूल, लघु तथा ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इनमें एक मात्रा होती है, या फिर ये कहें तो ये एक मात्रिक होते हैं। और ये कौन से हैं? ये हैं अ, ए, ओ और रे। तो दोस्तों, ये सब क्या हैं? ये सब हैं आपके मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। आगे हम बात कर रहे थे संधि स्वर की। तो दोस्तों, संधि स्वर को ही हमने 2 भागों में व्यक्त किया था, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर
को हम संधि स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, या फिर ये कहें कि दुगना समय लगता है। इनमें दो मात्राएं होती हैं, या फिर ये दो मात्रिक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है अभी दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर की। तो किसी मूल स्वर में उसी मूल के मिलाने से उत्पत्ति होती है। किसी मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलने से जो उत्पत्ति होती है जिस स्वर की, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि छोटा अ प्लस अ, या फिर ये कहें अ प्लस अ बराबर आ, जिसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, दो छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं। तो ये सब क्या हुआ, दीर्घ स्वर। अभी आप देख लीजिए इसी प्रकार से जो छोटी ई है, ए प्लस ए, ये मिलके बनाते हैं ई। तो दोस्तों इसी प्रकार से ओ प्लस ओ बराबर ऊ। तो ये सब जो हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब आप यहाँ पर समझिए संयुक्त स्वर को। तो संयुक्त स्वर कौन से हैं? वे स्वर जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। तो दोस्तों दीर्घ स्वर में क्या हुआ था, सेम जो स्वर थे, मूल स्वर जो थे, उन्हीं के साथ योग करके जो बड़ा स्वर बन रहा था उसे हम दीर्घ स्वर कह रहे थे। और यहाँ पर दो विभिन्न, या फिर ये कहें कि दो भिन्न स्वरों को मिलाने से जो नया स्वर बन रहा है उसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर। और आप इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये देखिए, अ प्लस ए बराबर ए, और अ प्लस ए बराबर ए। इसी प्रकार से हम यहाँ पर अ प्लस ओ बराबर ओ तथा अ प्लस ओ बराबर औ। तो दोस्तों ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक अवश्य कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों आगे हम ये पढ़ते हैं जिह्वा या जीव के आधार पर स्वरों के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो जिह्वा या जीव के आधार पर स्वरों के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। तो दोस्तों उनको हम समझ लेते हैं। एक होता है अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। इसको हम अगर पढ़ लें, वे स्वर जो जीव के अगले भाग से बोले जाते हैं उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। ए, ई, ए, ऐ। तो दोस्तों ये स्वर क्या कहलाते हैं, अग्रस्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर, वे स्वर जो जीव के मध्य भाग से बोले जाते हैं वो होते हैं मध्य स्वर। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखने की है कि छोटा अ, या फिर ये कहें कि अ अकेला ही ऐसा स्वर है जो कि मध्य स्वर कहलाता है, और बाकी के जो स्वर हैं वो कहलाते हैं पश्च स्वर। वे स्वर जो जीव के पश्च भाग से बोले जाते हैं या पिछले भाग से बोले जाते हैं उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। आ, ओ, उ, ओ, औ, और यहाँ पर ये है औ। तो दोस्तों ये जो होता है ये आगत स्वर होता है। अब आगत स्वर को हम थोड़ा सा समझ लें अगर हम, तो आगत स्वर क्या है ये। तो दोस्तों इसका यूज कहाँ पर होता है हम समझें। जिस प्रकार से हम लिखते हैं डॉक्टर, तो ये यहाँ पर इसका जो स्वर का जो यूज हो रहा है, इसकी मात्रा का यूज हो रहा है, ये आगत स्वर कहला है। और हम जैसे लिखते हैं कॉपी, तो कॉपी इस प्रकार से लिखा जाएगा। और आगे हम ये भी देख लीजिए, कॉफ़ी लिखते हैं, कॉफ़ी, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये आगत स्वर होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों मुख खुलने के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार दे रखे हैं। एक है संवृत स्वर। तो दोस्तों संवृत स्वर क्या है, बोलते समय मुख बहुत कम खुलता है, मुख लगभग बंद सा ही रहता है। आप अगर बोल के भी देखोगे तो आपको थोड़ा सा अनुभव होगा कि ये बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है, ए, ई, ओ, ऊ। तो दोस्तों आप जब बोलोगे तो भी आपको पता चलेगा कि हमारा मुख जो है बहुत ही कम खुल रहा है, या फिर ये कहें कि लगभग बंद सा ही है। अगर हम दांतों को बंद करके भी या होठों को बस जरा सा खोलकर भी बोलने का प्रयास करें तो हम इन्हें बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगला देखते हैं हम अर्ध संवृत स्वर।
बोलते समय मुंह कम खुलता है। मतलब संवृत जो स्वर हैं उनके बोलने में बहुत ही ज़्यादा कम खुलता है, ना के बराबर, और उनसे थोड़ा सा अधिक खुलता है अर्ध संवृत स्वर। जैसे बोले हम ओ, ए। तीसरा देखते हैं विवृत स्वर। बोलते समय मुंह पूरा खुलता है, आ। तो दोस्तों इसको आप समझ सकते हो कि कम खोल के हम बोल ही नहीं सकते हैं, पूरा मुंह खुलेगा या अधिक खुलेगा, इसे कहते हैं हम आ। तो ये होता है विवृत स्वर। अगला देखते हैं अर्ध विवृत स्वर। बोलते समय मुख आधा खुलता है। ये कौन से हैं? अ, ए, औ और ये अ, जो कि आपका आगस स्वर में काउंट होता है। इसको भी हमने यहाँ पर दर्शा दिया है आपको, क्योंकि 2-3 परीक्षाओं में इसको भी पूछ लिया गया था PCS लेवल की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पे। जाति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों जाति के आधार पर भी स्वरों के 2 प्रकार दे रखे हैं, सवर्ण जातीय स्वर या फिर ये कहें दूसरा है असवर्ण जातीय स्वर। तो दोस्तों सवर्ण जातीय स्वर को हम सजातीय स्वर भी कहते हैं और असवर्ण जातीय स्वर को हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर भी कहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। वे स्वर जो समान स्थान से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ए, ई, ओ, उ। यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि इनकी उत्पत्ति समान स्थान से हुई है। जैसे कि अ से ही आ बना है, इस से ही ई बनी है, उ से ही उ बना है। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें असवर्ण या फिर विजातीय स्वर वे स्वर जिनकी उत्पत्ति स्थान समान नहीं होते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या कहलाते हैं? विजातीय स्वर कहलाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों ये हैं 2 प्रकार, वृत्तमुखीय और अवृत्तमुखीय। मतलब कि बोलते समय या उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं। हम इसको बोलेंगे भी तो हम ये एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, और कौन से स्वर जो है वो वृत्तमुखी होते हैं। ओ, उ, ओ, औ। तो दोस्तों ये सब क्या है? वृत्तमुखी स्वर हैं। इनको हम बोलेंगे तो हम देख सकते हैं, शीशे में देखिए या फिर हाथ लगा के देखिए, फील कीजिए कि इनको बोलने में हमारा जो मुख है उसका आकार कुछ गोल सा हो जाता है। दूसरा है अवृत्तमुखी। इनको बोलने में, इनके उच्चारण करते समय होठ गोल आकृति नहीं बनाते हैं। अ, आ, ए, ई, ए, ऐ। तो दोस्तों प्रयास कीजिएगा और इनको रटने का प्रयास ना कीजिए, इनको समझने का प्रयास कीजिए ताकि आप इसको लंबे समय तक ध्यान में रख सकें। तो दोस्तों आगे हम देख लेते हैं कि अ और आ हैं वो कंठ से बोले जाने वाले स्वर हैं, और ए, ई जो हैं वो हैं तालव्य से बोले जाने वाले स्वर, मतलब कि तालु से बोले जाने वाले। ओ, उ जो हैं वो ओष्ठ से बोले जाने वाले स्वर हैं। ओष्ठ मतलब होठों की सहायता से बोले जाने वाले। अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि उ और उ को जब बोलते हैं हम तो उच्चारण करते वक्त हमारा मुख जो है वो गोल हो जाता है, मतलब कि होठों की आकृति गोल हो जाती है। और दोस्तों ये जो ऋषि है वो है मूर्धन्य से। आगे है कंठ तालव्य। कंठ और तालु से मेल से बने हुए जो स्वर हैं, कंठ और तालु के मेल से बने हुए जो स्वर हैं, आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जब हम अ और ई को मिलाते हैं, जब हमारा ए बनता है, तो आपको पता ही है कि अ जो है वो कंठ से है और ए जो है वो तालु से है। इसीलिए ये जो मिलके बना कंठ तालव्य बन गया है दोस्तों। इसी प्रकार से ये है। आगे हम देखते हैं कंठोष्ठ से। ओ, औ ये कंठोष्ठ से मिलके बने हुए हैं। इनको अगर हम देख लें एक बारी तो अ प्लस ओ बराबर ओ। तो अ जो हुआ आपका हमारा हुआ कंठ से, और जो ओ हुआ वो हुआ ओष्ठ से। तो इस प्रकार से इन दोनों के मेल से जो बना ओ वो बना है कंठोष्ठ, या फिर अ प्लस ओ बराबर औ। ये भी आपका किस में आया? कंठोष्ठ में आया। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। तो दोस्तों आगे हम पढ़ लेते हैं मात्रा चिन्ह। तो दोस्तों व्यंजनों के विविध, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं मात्रा चिन्ह। और मात्रा चिन्ह में आपको हमें पता है कि पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था, जो छोटा अ होता है या फिर जो हम कहें कि अ, यह अमात्रिक स्वर होता है।
ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पीसीएस लेवल तक की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। अमात्रिक स्वर बताइए। तो जो अ होता है ये अमात्रिक स्वर होता है। तो दोस्तों बाकी के ये आपके वर्ण दे रखे हैं और ये दे रखे हैं उनकी मात्राएं, जिनका हम इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। आप इनको देख लीजिए। और दोस्तों आगे हम चर्चा कर लेते हैं अनुनासिक। तो दोस्तों अनुनासिक क्या होता है? तो दोस्तों अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण है जो नाक और मुंह से होता है, या फिर ये कहें कि नाक और मुंह से उच्चारण करने में नाक और मुंह की आवश्यकता ली जाती है। जिस प्रकार से हम कहें तो चांद, चांद हम बोलेंगे तो हमारा फील आएगा कि हाँ हमारी नाक और मुंह दोनों का यूज हो रहा है। चांद, जैसे हम कहें दांत। तो ये जो चंद्रबिंदी जो बनी हुई है इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है? अनुनासिक की पहचान है। तो बाकी दोस्तों आगे चलते हैं। अनुस्वार। दोस्तों बात यहाँ पर आई अनुस्वार की। अभी हमने पढ़ा चांद, तो चांद में थी हमारी चंद्रबिंदी, तो ये था हमारा चांद, तो वो क्या हुआ था? अनुनासिक हुआ। अभी बात आती है हमारी यहाँ पर अनुस्वार की। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लें, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे शांत। लगभग उसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर चंद्रबिंदी नहीं होती, यहाँ पर केवल बिंदी होती है, शांत। यहाँ पर अगर हम ये कहें तो पंजा। तो इस प्रकार आप अनुभव कर सकते हैं। ये बहुत ही बारीकी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। अब बात करते हैं निर्नुनासिक। केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे तुम, घर पर, उछलना, इधर उधर इत्यादि। दोस्तों जो मेन चीज़ है वो चीज़ आगे एक और चीज़ समझिए आप, विसर्ग। विसर्ग आपने पढ़ाई होगा। अनुस्वार की भांति विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। विसर्ग का उच्चारण अघोष या व्यंजन के समान है, जैसे स्वतः। दोस्तों विसर्ग के प्रयोग अधिकतर उन्हीं शब्दों में होते हैं जो संस्कृत के तत्सम रूप में होते हैं, प्रायः, अतः आदि। दोस्तों बाकी हम आगे डिस्क्राइब में पढ़ लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो री होती है, रे, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं रे जो है, तो दोस्तों रे जो है यह भी संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो रे है वो र और ई इनके मेल से बना है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि रे। तो दोस्तों ये जो है अक्सर करके संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है, या फिर ये कहें कि यह भी एक तत्सम रूप है। तो ये भी बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? पीडीएफ के लिए आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा टारगेट यूपीएसआई 2020 ये टेलीग्राम ग्रुप है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।